नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रैक्टिस सेट संख्या 11 लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही शानदार मैंने सवाल सेट किए हैं इसमें। अगर आपने इसमें से 30 में से 20 सही करके दिखा दिए तो दोस्तों आपकी तैयारी बिल्कुल फुल है, ये मानकर चलना। ठीक है। अगर आप दोस्तों नेट हिस्ट्री, TGT PGT हिस्ट्री के नोट्स लेना चाहते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नंबर 87554753 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। हमारा उद्देश्य है आपकी बार ब्लॉक एजुकेशन परीक्षा की पार। ठीक है दोस्तों, इसमें नेट भी कराते हैं तैयारी। हमारा बायोडाटा देख सकते हैं आप। PhD इतिहास, 1 बार GRF, 4 बार नेट पास। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में जो ज्वाइन का बटन है उसको भी दबाएं। 59 रुपये की मेंबरशिप ले सकते हैं, उसके लिए हम आपको PDF देंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार PDF है हमारे पास में। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना दोस्तों आपको ये वीडियो बनाने का तरीका कैसे लगा, वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। टेस्ट जो आपका है सामने, उसमें आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपको सवाल का उत्तर पता है तो आप जो है ज़रूर कमेंट करना हर एक सवाल पर। दोस्तों हमने हर एक सवाल में विस्तार से व्याख्या की हुई है। बहुत ही शानदार तरीके से हम नेट का लिए बनाते हैं, TGT PGT के लिए बनाते हैं। तो आज हमने जो है ऐसा ही तरीका ब्लॉक एजुकेशन परीक्षा के लिए भी लाए हैं। आप बताना कमेंट करके ये तरीका कैसा है। तो पहला सवाल है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एनी बेसेंट, BG तिलक, MK गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगर आपको पता हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर हर एक सवाल का उत्तर बताना। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर D, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। इसकी व्याख्या भी हम लेके आए हैं, क्योंकि दोस्तों व्याख्या करने से दिमाग में ये जो सवाल होता है वो सेट हो जाता है। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से पेरिस और अंत में जेनेवा चले गए। दूसरा सवाल आपके सामने, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था। दोस्तों कुछ सवाल ऐसे भी हैं कि आपको जो है वो घुमा देगा। ठीक है, मजबूर कर देगा कि या इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। तो दूसरा सवाल है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था। लाला हरदयाल, लाजपत राय, भगत सिंह, बरकतुल्लाह। तो फ्रेंड्स सही आंसर है लाला हरदयाल। दोस्तों मोहन सिंह भागना भी हैं परंतु इस ऑप्शन में नहीं है, तो लाला हरदयाल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सन 1913 में सोहन सिंह भागना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। चूंकि विकल्प में सोहन सिंह भागना नहीं दिया है, इसलिए विकल्प A सही होगा। तीसरा सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी वो थे महेंद्र प्रताप। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल, जो अफगानिस्तान की राजधानी है, में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था।
इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मन तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। चौथा सवाल है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, रमाबाई या भीकाजी रुस्तम का माँ? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, भारतीय क्रांति की माँ भीकाजी रुस्तम कामा, ठीक है, या मैडम कामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में स्टुटगार्ड जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रहीं। 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौटकर आईं और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। 5वां सवाल विशेष महत्वपूर्ण है। कामा गाटा मारू क्या था? ऑप्शन फर्स्ट है, एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था। दूसरा, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था। तीसरा, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। या चौथा, चीन का गांव जहां से माओ त्से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। बहुत ही शानदार सवाल है। तो फ्रेंड्स, कामा गाटा मारू जो था वो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, यानी कि समुद्री जहाज था। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कामा गाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 18 के बीच चला था, उसके दौरान भारत के गुरदीत सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। छठा सवाल है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? दोस्तों, इसमें आप ज़रूर कंफ्यूज हो जाओगे इस सवाल में, क्योंकि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ, ठीक है, जो शब्द है प्रारंभ, उससे कंफ्यूज हो जाओगे। प्रारंभ कब हुआ, लागू कब हुआ, घोषणा कब हुई, ठीक है। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 7 नवंबर 1905। तो फ्रेंड्स, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था वो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। घोषणा जो की गई थी, ठीक है, सरकार के द्वारा 20 जुलाई 1905 के द्वारा की गई थी। और जो लागू हुआ था, यानी कि बंगाल विभाजन जो हुआ था वो लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, यानी कि लागू हो गया। 7वां सवाल आपके सामने है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? दोस्तों, आपको पता होगा कि जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन, परंतु इस सवाल में पूछा गया है कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। पहला ऑप्शन है सर एंड्रयूज फ्रेजर, दूसरा ऑप्शन H.S. रिजले, तीसरा बोड्रिक, तीसरा H.D. एरुंडेल। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है, एक सवाल है विशेष महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सही आंसर है सर एंड्रू फ्रेजर का। सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने
1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 8वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खान। तो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी ढाका में की गई थी 1906 में। उसके जो स्थापना की थी वो कई लोगों ने मिलकर की थी, जिनमें आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां थे। ठीक है, नोट डाउन करना। अगर आगा खां, अगर एक ही पूछा जाए दोस्तों तो नवाब सलीमुल्लाह खां लगा देना। अगर दोनों पूछा जाए तो दोस्तों दोनों ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नवाब सलीमुल्लाह खां पहले नंबर पर आते हैं, दूसरे पर आते हैं आगा खां। 9वां सवाल, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905, 1909, 1911 या 1920? तो फ्रेंड्स, मार्ले मिंटो सुधार जो बिल था वह 1909 में पारित किया गया था। इनको मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसके व्याख्या देख लेते हैं। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। 10वां सवाल है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? नोट डाउन करना, विशेष महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 1901, 1905, 1911 या 1912? दोस्तों, अगर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1912 में दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई। 11वां सवाल देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नवजीवन, सेकंड इंडिया गजट, थर्ड अफ्रीकनर, फोर्थ इंडियन ओपिनियन। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इसके व्याख्या में हम लेके आए हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फोरम की स्थापना की गई थी। 12वां सवाल, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? दोस्तों, इसमें जो है आपको फंसाया गया है इस सवाल में। ठीक है, आप ज़रूर फंसोगे, क्योंकि आपने सुना होगा चंपारण। ठीक है, क्योंकि चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था, भूख हड़ताल। अब इसमें नहीं दिया गया तो आप कौन सा लगाओगे, इसलिए आप जो है थोड़ा डाउटफुल हो इस सवाल में। पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, रॉबर्ट सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल या बारदोली सत्याग्रह। तो फ्रेंड, जब चंपारण सत्याग्रह नहीं दिया गया तो इसका मतलब है उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद की हड़ताल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था
तथा उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन सूती मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, के बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और उन्हें बोनस देना पड़ा। 13वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ए ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने या इनमें में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आसान सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम ने की थी। इसके व्याख्या में हम लेके आए हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ए ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय सिविल सेवा के सेनानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, यानी कि रिटायर ऑफिसर थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत उन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पुराना नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिनमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादाभाई नेहरू के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। 14वां सवाल है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, इसमें भी आपको डाउट है, ठीक है, परंतु जब आप इसकी व्याख्या पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ जी, ये सही आंसर था। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता होगा दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग है, ठीक है। फिर भी इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा तो आप कौन सा लगाओगे, ये थोड़ी परेशानी वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दयानंद सरस्वती, सेकंड राजा राममोहन राय, स्वामी सहजानंद और चौथा है महादेव गोविंद रानडे। तो फ्रेंड्स, प्रार्थना समाज संस्था के जो संस्थापक सदस्य थे वो थे महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, ये आंसर क्यों सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1869 में जुड़े तथा इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं सदी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। 15वां सवाल, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थीं। पहला ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, दूसरा रानडे, तीसरा राजा राममोहन राय, चौथा रामकृष्ण परमहंस। तो फ्रेंड्स, ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रीजनल्स विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 16वां सवाल है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी। दोस्तों, अगर आपको 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है जो कब शुरू हुआ था, कैसे कैसे उसकी जो है क्या क्या हुआ उसमें, अगर डिटेल में जानना हो तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। 1857 क्रांति का
पूरा बायोडाटा दे रखा है, कब कब क्या हुआ। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। दूसरा, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। तीसरा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। चौथा, झांसी की रानी का विद्रोह। दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वो मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद में जिन्होंने विद्रोह किया था वह जो सैनिक थे वो पैदल चलते हुए कहाँ पहुँचे, वो दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में कौन था उस समय? बहादुर शाह जफ़र था, ठीक है। उनसे उन्होंने मुलाकात की, लाल किले पर। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 11 मई को जो है वो पहुँचे। तो इन चारों में से जो सबसे पहला हुआ है 11 मई को सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुग़ल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया था। वे 17 जून 1858 को शहीद हो गई थीं। 17वां सवाल है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? बहुत ही शानदार सवाल है, क्योंकि दोस्तों आपने पता होगा कि जो 1857 की जो तत्कालीन कारण था वो था चर्बी लगे कारतूस थे, ठीक है। परंतु जब उनको शामिल कब किया गया था, किस महीने में किया गया था, कौन सी साल में किया गया था, ये सवाल इसमें बन रहा है। तो पहला ऑप्शन है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857। तो फ्रेंड्स भारतीय सेना में यानी कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी लगी कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम यानी कि छावनी का नाम है, अम्बाला छावनी और सालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में ये अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। 18वां सवाल है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बहुत ही शानदार सवाल है, बार बार एग्जाम में ये आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट खान बहादुर, सेकंड कुंवर सिंह, थर्ड है मौलवी अहमद शाह, चौथा बिरजिस कादिर। अठारह सत्तावन के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खान बहादुर जो थे वो बरेली के विद्रोह के नेता थे। व्याख्या देख लेते हैं। बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनवाई और अंग्रेजी सेना का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिक के गुणों का प्रदर्शन किया था। दोस्तों 19वां सवाल है आपके सामने। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। फर्स्ट में है झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और
सेकंड में है कहाँ पर इस जगह पर कौन कौन से लोग जो है वो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं झांसी। झांसी आप जानते हो सबसे ज़्यादा फेमस है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। लखनऊ, लखनऊ या अवध में बेगम हज़रत महल। कानपुर में थे अजीमुल्ला खान। फैज़ाबाद में मौलवी अहमद शाह। दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा आंसर इसी प्रकार है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, क्रांतिकारियों के नाम और उनका स्थान। ठीक है, 20वां सवाल है। सबसे पहला देखते हैं। नाना साहब, नवाब हामिद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला, मनीराम दीवान। स्थान में दिल्ली, आप ऑप्शन देख सकते हैं दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या असम। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाना साहब। दोस्तों नाना साहब जो थे वो कानपुर में थे और नवाब हामिद अली खान ये दिल्ली में थे। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ और मनीराम दीवान ये थे असम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21वां सवाल देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उसका सरकारी इतिहासकार किसने लिखा इतिहास। पहला ऑप्शन आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, बी.डी. सावरकर या एस.एन. सेन। तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. सेन। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन यानी कि एस.एन. सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 यानी कि 1857, ठीक है, 1857 में प्रकाशित हुई थी। 1857 जो थी दोस्तों वो 1957 में प्रकाशित हुई थी, यानी कि लिखी तो उन्होंने पहले थी परंतु जो प्रकाशित हुई थी वो 1957 में प्रकाशित हुई थी। 22वां सवाल। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। आपके सामने 4 ऑप्शन, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो दोस्तों जैसा कि अलाई दरवाज़ा नाम से ही लग रहा है कि अलाउद्दीन ने खिलजी ने करवाया होगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा मकबरा है जिसमें छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक में घोड़े के नाल के आकार की मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब टूडर मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। 23वां सवाल आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। दोस्तों आपको सही पता होगी कि जो कुतुब मीनार है वो किसने बनवाई और किसके नाम पर बनवाई गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया था। तो फ्रेंड्स सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी। पूरा करवाया था इसको इल्तुतमिश ने, परंतु ये दोस्तों बाद में जो थी कुछ आंधी तूफान से बारिश से टूट गई थी, इसको फिरोज शाह तुगलक ने ठीक करवाया था। व्याख्या देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा 5 मंजिला इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गईं, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। 24वां सवाल, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? किताब उल हिंद, या इसको कह सकते हैं तवारीख हिंद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हसन निजामी, मिनाज सिराज अलबरूनी या शम्स सिराज अफीक। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो फ्रेंड्स, किताब उल हिंद की जो रचना है वो है अलबरूनी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अलबरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीक हिंद अथवा किताब उल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। 25वां सवाल आपके सामने है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी, सेकंड अफीक, थर्ड इसामी या चौथा अमीर खुसरो। तो फ्रेंड्स, सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जो जन्मदाता थे वो थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 26वां सवाल, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूरब का सिराज कहा जाता था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आगरा, दिल्ली, जौनपुर या वाराणसी। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थान को किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है जौनपुर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इब्राहिम शाह शर्की जो 1402 से 1436 तक शासन बना, जौनपुर के शर्की वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली जिसे शर्की शैली कहते हैं का उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गईं और उनमें हिंदू प्रभाव के पद चिन्ह झलकने लगे। उसने स्वयं सिराज हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। 27वां सवाल है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वो कौन था? दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पहला ऑप्शन है शमसुद्दीन शाह, दूसरा ऑप्शन सिकंदर बुत सिकन, तीसरा हैदर अली, चौथा जैनुल आबदीन या जैनुल आबदीन। तो फ्रेंड्स, वह शासक जिसको हम इतिहास में कश्मीर का अकबर बोलते हैं उसका नाम है जैनुल आबदीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के शासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुग़ल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने जजिया का हटा लिया तथा गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतंगड़ी का फारसी में अनुवाद किया गया। उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा। जैन प्रकाश और जैन अभिलाष नामक ग्रंथ इसी के समय में लिखे गए थे। 28वां सवाल है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कौन सा जो है सुमिलित नहीं है? पहला देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा खानवा का युद्ध 1527, तीसरा घाघरा का युद्ध 1529 या चौथा चंदेरी का युद्ध 1529। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पता लगाना है आपको। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, बिल्कुल ठीक है। घाघरा का युद्ध सबसे लास्ट में लड़ा था उसने, तो 1529 में।
और चंदेरी का युद्ध जो दोस्तों 1530 नहीं, वह 1528 में लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था। जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिन राय के बीच हुआ था। अतः विकल्प डी जो है समय समेत नहीं है। 29वां सवाल है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर दोस्तों इसमें एक सवाल और बनता है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो फ्रेंड्स बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद में बाबर ने खानवा के युद्ध को जिहाद की घोषणा कर दी थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाबर ने खानवा के युद्ध के में जिहाद की घोषणा की। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध को भी जिहाद घोषित किया था। और हमारा लास्ट सवाल है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1570, 1578, 1581, 1582। तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 1582। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या क्या हुआ। अकबर ने 1582 में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदू में केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। राजा भगवान दास और राजा मानसिंह ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 11। आपको कैसी लगी ईमानदारी से बताना, कितने आपके क्वेश्चन सही निकले और आपको कैसी ये वीडियो लगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल जेबी स्टडी पॉइंट को तो सब्सक्राइब कर देना। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।